नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीश शुक्ला आपके अपने YouTube चैनल जीएस मैनिया में आपका स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो दोस्तों डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला होगी जो आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक, इसलिए प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। आइए विषय पर चलते हैं। आज के करंट अफेयर्स का पहला एमसीक्यूज है दोस्तों, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर, 15 नवंबर, 16 नवंबर, 17 नवंबर। दोस्तों इसका सही विकल्प है सी, 16 नवंबर। आइए इसको विस्तार से जानते हैं। देश भर में हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यह दिन प्रेस और समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारियों का प्रतीक है। ठीक, यह भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना के उपलक्ष्य में 1966 से मनाया जा रहा है। ठीक, कब से मनाया जा रहा है? 1966 से। ठीक है, किसके उपलक्ष्य में? भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना के उपलक्ष्य में। ठीक, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 में दिए गए अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 19। ठीक, आइए भारतीय प्रेस परिषद के बारे में जानते हैं। भारतीय प्रेस परिषद एक स्वायत्त सांविधिक अर्ध न्यायिक प्राधिकरण है। कैसा प्राधिकरण है? यह स्वायत्त है, सांविधिक है, अर्ध न्यायिक प्राधिकरण है। सांविधिक मतलब जो संसद के द्वारा पारित अधिनियम के तहत स्थापित किया जाता है उसे सांविधिक कहते हैं। तो इसकी स्थापना संसद के द्वारा पारित अधिनियम के अंतर्गत किया गया, इसलिए सांविधिक संस्था है। ठीक है, जिसे संसद द्वारा भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने, समाचार पत्रों तथा समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखने एवं उनमें सुधार करने के दोहरे उद्देश्य का अधिदेश प्राप्त है। यानी कि उसको यह अधिदेश मतलब अधिकार प्राप्त है। यह संवैधानिक उद्देश्यों के अनुरूप जिम्मेदारी के साथ प्रेस की स्वतंत्रता का संरक्षण करती है और अपने सलाहकार तथा न्यायिक अधिकार क्षेत्र के जरिए रिपोर्टिंग के मानकों को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। ठीक है, इसको समझ शक्तियाँ प्रेस परिषद अधिनियम किस अधिनियम के तहत? प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के तहत प्रदान किए। जितने अधिकार इसको प्राप्त हुए हैं वो किसके अंतर्गत हैं? प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के तहत। ठीक है, आइए इसकी संरचना के बारे में जान लेते हैं। इसके सदस्यों में से एक अध्यक्ष होता है और 28 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, अध्यक्ष परिषद का प्रमुख होता है जिसे राज्यसभा के सभापति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रेस परिषद के सदस्यों में से चुना गया व्यक्ति मिलकर नामजद करते हैं। ठीक है, परिषद के अधिकांश सदस्य पत्रकार बिरादरी से संबंधित यानी कि जो परिषद के ज़्यादातर सदस्य जो होते हैं वो पत्रकार बिरादरियों में से होते हैं। लेकिन इनमें से 3 सदस्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और साहित्य अकादमी से जुड़े होते हैं। जो 3 सदस्य होते हैं वो विश्वविद्यालय यानी यूजीसी से एक होता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से होते हैं, साहित्य अकादमी से जुड़े हुए होते हैं तथा 5 सदस्य राज्यसभा से, 5 सदस्य राज्यसभा से तथा लोकसभा से नामजद किए जाते हैं, जिसमें राज्यसभा से 2, लोकसभा से 3 लोग नामजद किए जाते हैं। ठीक, वर्तमान में इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई इसकी वर्तमान अध्यक्षा हैं। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में विस्तार पंचायत अनुसूचित अधिनियम यानी पेशा लागू किया गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। इसका सही उत्तर है दोस्तों आंसर ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। ठीक, आइए इसे विस्तार से जानते हैं कि यह है क्या। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996, ये कब आया? 1996 में। ठीक है, यह पेशा अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र द्वारा अधिनियमित किया गया है। किसके लिए किया गया? अनुसूचित क्षेत्रों
यानी जहाँ SC ST के जो क्षेत्र हैं, जो निश्चित किए गए, राज्य सरकार द्वारा निश्चित किए गए क्षेत्र हैं, उनमें उनके ग्राम मतलब ग्राम स्तर पर स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। ठीक है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ऐसा एक्ट लागू किया, ठीक, पेशा एक्ट लागू किया। अधिनियम के तहत स्थानीय संसाधनों पर स्थानीय अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की समिति को अधिकार दिए जाएंगे। इससे अनुसूचित जाति और जनजाति वाली ग्राम पंचायतों को सामुदायिक संसाधन जैसे जमीन, खनिज संपदा, लघु वनोपज की सुरक्षा और संरक्षण का अधिकार मिल जाएगा। ठीक है। इस अधिनियम के अंतर्गत जो जनजातीय लोग हैं उनको तमाम अधिकार दिए जाते हैं, जिससे अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों और जातियों के ग्रामों का विकास हो सके। इसमें कुछ अधिकार दिए गए जैसे जमीन, खनिज संपदा, लघु वनोत्पज की सुरक्षा और संरक्षण का अधिकार दिया गया। इन क्षेत्रों में इसका दोहन करने से पहले इस मतलब ग्राम सभाओं की परमिशन लेनी, अनुमति लेनी आवश्यक होती है। ठीक है। कोई भी ऐसे जाकर उसका दोहन नहीं कर सकता। इसी के संरक्षण के लिए अधिनियम लाया गया है। और इससे उनका ग्रामीण लोगों का या जनजातियों का विकास भी होता है, गांव का भी विकास होता है। इसलिए इस अधिनियम को इन्फोर्स किया गया। ठीक। आइए नेक्स्ट चलते हैं। 15 नवंबर 2022 को किस आयोग द्वारा डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 की शुरुआत की गई है? डिजिटल शक्ति अभियान 4.0। ठीक। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नीति आयोग। दोस्तों इसका सही विकल्प है विकल्प बी, राष्ट्रीय महिला आयोग। ठीक। डिजिटल शक्ति योजना क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। डिजिटल शक्ति योजना का यह चौथा चरण है। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है। ये इस श्रेणी का चौथा अभियान है। ठीक है, चौथा चरण है। डिजिटल शक्ति अभियान एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है जिसे 2018 में लॉन्च किया गया। ठीक है। किस लिए लॉन्च किया? डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और महिलाओं और लड़कियों को साइबर स्पेस में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से ये लागू मतलब इस योजना का लॉन्च किया गया। ठीक है। इस योजना को लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ये क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने, उपचारात्मक विधायी उपायों की सिफारिश करने, शिकायत निवारण की सुविधा देने, सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। किस अधिनियम के अंतर्गत? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। ठीक है। 1990 राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत 31 जनवरी 1992 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। यह एक्ट जो है 1990 में पास हुआ, लेकिन यह इन्फोर्स कब? 31 जनवरी 1992 को इसकी स्थापना की गई। ठीक। वर्तमान में इसकी अध्यक्षता कर रही हैं रेखा शर्मा जी। ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने आर्टेमिस 1 मिशन लॉन्च किया है? अमेरिका, भारत, चीन, रूस। दोस्तों इसका सही विकल्प है विकल्प ए, अमेरिका यानी USA। ठीक। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा मून मिशन आर्टेमिस 1 को बुधवार 16 नवंबर को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। ठीक है। आर्टेमिस मिशन नासा के मंगल मिशन के बाद सबसे महत्वपूर्ण मिशन है। ठीक है। नासा इस मिशन के जरिए चांद पर ओरियन अंतरिक्ष यान भेज रहा है। ठीक। कौन सा अंतरिक्ष यान? ओरियन अंतरिक्ष यान भेज रहा है। ठीक। अंतरिक्ष यान 42 दिन में चांद की यात्रा कर वापस लौटेगा। कितने दिनों तक रहेगा? 42 दिनों तक। ठीक। फिर उसके बाद वापस आ जाएगा। हाल ही में जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 भारत कौन से स्थान पर है? ठीक है। 6वें, 7वें, 8वें, 9वें। दोस्तों इसका सही विकल्प है विकल्प सी, 8वें। भारत की रैंकिंग इसमें 8वां है। ठीक। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 के बारे में आइए जान लेते हैं। यह जर्मन वॉच
और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा संकलित और जारी किया जाता है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 का 18वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 18th एडिशन है। 15 नवंबर 2022 को जारी किया गया। ठीक, 2005 से, ये कब से जारी किया जा रहा है? 2005 से प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 60 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन पर नजर रखने के लिए एक स्वतंत्र निगरानी उपकरण है। कितने देशों पर नजर रखती है यह? 60 देशों और यूरोपीय यूनियन, ठीक है, पर भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में 63 देशों में 2 स्थान के सुधार, यानी कि पिछले साल की तुलना में इस बार 2 स्थानों के सुधार के साथ 8वें स्थान पर है। ठीक है, लास्ट ईयर यानी कि 2022 में कितनी थी? 10th रैंक थी। इस बार कितनी है? 8वीं रैंक है। ठीक, पहले 3 स्थानों के लिए इस सूचकांक में पहला 3 स्थान किसी देश को नहीं दिया जाता, क्योंकि माना जाता है कि उस मानदंड को कोई भी देश पूरा नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसलिए इसकी शुरुआत कितने से होती है? चौथे रैंक से होती है। तो ये चौथे रैंक पर कौन सा देश है, यानी शीर्ष देश कौन सा है? डेनमार्क है, जो कि चौथे स्थान पर है। ठीक है, फिर स्वीडन 5वें, चिली को 6वां स्थान प्रदान किया गया है। ठीक, चीन चीन दुनिया का सबसे बड़ा प्रदूषक देश है। ठीक, इस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है चीन दुनिया का सबसे बड़ा प्रदूषक देश है। इस साल की रैंकिंग में 13 स्थान गिरकर 51 रैंक पर आ गया है। ठीक है, अमेरिका 3 स्थान पायदान पर ऊपर चढ़कर 52 स्थान पर पहुंच गया है। ठीक, यानी कि अमेरिका के रैंकिंग में 2 रैंक की सुधार हुआ है। लास्ट ईयर 54 था, इस बार 52 हो गया है। ठीक है, ईरान 63 है, सऊदी अरब 62 है, कजाकिस्तान 61 है। ठीक है, प्रदर्शन सबसे खराब है। सबसे खराब प्रदर्शन किसका है? ईरान का। सबसे अच्छा किसका है? डेनमार्क का। ठीक है, ये जरूर याद रखिए। और तीसरा भारत का। भारत कितने पर है? 8वें नंबर पर। ठीक, नेक्स्ट, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? ठीक, कार्लोस सौरा, इस्तवान सजाबो, मार्टिन स्कॉर्सेस, सोमेंदु राय। इसका सही विकल्प है दोस्तों, विकल्प ए, कार्लोस सौरा। कार्लोस सौरा को सत्यजीत रे अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक, हाल ही में किस समूह द्वारा ग्लोबल शील्ड योजना लॉन्च की गई है? आसियान, नाटो, G20, G7। दोस्तों इसका सही विकल्प है विकल्प डी, G7। ठीक, विभिन्न जलवायु आपदाओं से पीड़ित देशों को धन उपलब्ध कराने के लिए G7 राष्ट्रों द्वारा एक रणनीति की योजना बनाई गई है। ठीक है, और इसका नाम क्या दिया गया है? ग्लोबल शील्ड रखा गया है। ठीक, इसे ग्लोबल शील्ड फंड भी कहते हैं। ये और एक नाम से जाना है, ग्लोबल शील्ड फंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ग्लोबल शील्ड फंड है क्या? ग्लोबल शील्ड फंड किसी भी आपदा जैसे बाढ़, सूखा, तूफान आदि के देश में आने के बाद देशों को दिया जाएगा। ठीक, ऐसे देशों को दिया जाएगा जहां आपदा, बाढ़, सूखा, तूफान आदि कैलमिटी आई हो, वहां ये फंड रिलीज किया जाएगा। ठीक, उसके लिए इसके माध्यम से G7 देशों द्वारा प्रभावित देशों को पूर्व व्यवस्थित बीमा, आपदा सुरक्षा निधि प्रदान की जाएगी। ग्लोबल शील्ड किसी भी हानि या क्षति के लिए एक पूरक के रूप में कार्य करेगा। ठीक, आइए जानते हैं G7 राष्ट्र क्या हैं। G7 एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1975 में किया गया था। ठीक है, किसके? ओपेक देशों द्वारा तेल की कीमतों में वृद्धि के बाद की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? जब 1975 में ओपेक देश जो है तेल की कीमतों में वृद्धि लाए, तो उसके प्रत्युत्तर में G7 राष्ट्रों का गठन किया गया है। ठीक है, G7 में 7 आर्थिक रूप से विकसित देशों का समूह है। ये 7 जो हैं विश्व के सबसे विकसित देशों का एक संगठन है। ठीक, इसमें शामिल देश हैं कौन कौन से? USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान। इतने देश शामिल हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किससे नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है?
अनंत नागेश्वरन, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, डॉक्टर अरविंद विरमानी, जे अंजारिया। इसका सही विकल्प है दोस्तों, विकल्प है अनंत नागेश्वरन। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश विश्व में दूसरा सबसे अधिक इस्पात का उत्पादन करने वाला देश बन गया? चीन, भारत, अमेरिका, ब्राजील। दोस्तों इसका सही विकल्प है विकल्प बी, भारत। ठीक, इस्पात संघ के अनुसार, विश्व इस्पात संघ के अनुसार 2021 में भारत कच्चे इस्पात का उत्पादन 18% से बढ़कर 118 मिलियन टन हो गया है। ठीक है, भारत दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बन गया है, क्योंकि इसने 2020 में 100.3 मीट्रिक टन स्टील का निर्माण किया था। चीन ने 1064.7 मीट्रिक टन का उत्पादन किया था। ठीक, चीन 2021 में 3% की गिरावट, चीन में उत्पादन में गिरावट हो गई है 3% के। भारत के साथ 1032.8 मीट्रिक टन उत्पादन दर्ज किया है। ठीक है, और भारत इस लिहाज से दूसरे स्थान पर है। ठीक, और विश्व इस्पात संघ क्या है इसको जान लेते हैं। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की स्थापना 10 जुलाई 1967 में की गई। 10 जुलाई 1967 में इसकी स्थापना की गई है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। इंटरनेशनल आयरन एंड स्टील इंस्टीट्यूट के रूप में हुई थी। इसकी स्थापना जब हुई थी तो इसको जाना जाता था इंटरनेशनल आयरन एंड स्टील इंस्टीट्यूट के रूप में। ठीक है, IISI ने अप्रैल 2006 में बीजिंग, चीन में दूसरा कार्यालय खोला। ठीक, इसका दूसरा कार्यालय 2006 में बीजिंग में खोला गया। ठीक, संगठन ने अक्टूबर 2008 में अपना नाम बदलकर विश्व स्टील एसोसिएशन कर दिया। ठीक, इसका नाम परिवर्तित कब हुआ? 2008 में। फिर नाम क्या हो? विश्व स्टील एसोसिएशन, यानी विश्व इस्पात संघ। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में कहाँ स्थानांतरित किया जाएगा? ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, हल्द्वानी। दोस्तों इसका सही विकल्प है विकल्प डी, हल्द्वानी। पूर्व में यह नैनीताल में स्टैब्लिश था, इसकी अब चर्चा चल रही है कि हल्द्वानी में स्थानांतरित कर दिया जाए। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 14 नवंबर, 15 नवंबर, 16 नवंबर, 17 नवंबर। दोस्तों इसका सही विकल्प है विकल्प बी, 15 नवंबर। ठीक, आइए इसका अन्य पहलू जानते हैं। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी, आदिवासी गौरव दिवस जो है, स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को सम्मानित करने के लिए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस या आदिवासी दिवस गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, किसके जन्म दिवस के रूप में? बिरसा मुंडा को सम्मानित करने के लिए। ठीक है, देश के आदिवासियों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, धरोहर और उनके द्वारा राष्ट्र के निर्माण में दिए गए योगदान को याद करने के लिए 2021 में, कब से चालू मनाया जा रहा है? 2021 से। ठीक है, केंद्र सरकार ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। ठीक, 2021 से। ठीक, झारखंड के मुंडा जनजाति से ताल्लुक़ रखने वाले भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 में हुआ था। ठीक, इनका जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 को हुआ था। 19वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी बेल्ट के बंगाल प्रेसिडेंसी, जो अब झारखंड के रूप में जाना जाता है, में आदिवासी आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, बिरसा मुंडा ने भारत की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने शोषक ब्रिटिश और औपनिवेशिक व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ठीक, लड़ाई लड़ी। वह मुंडा जनजाति के थे। उन्होंने 19वीं शताब्दी में वर्तमान बिहार और झारखंड के आदिवासी क्षेत्र में एक भारतीय आदिवासी धार्मिक सहस्राब्दी आंदोलन का नेतृत्व किया था। इनके आंदोलन का नाम क्या था? उगुलवान आंदोलन था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। किस राज्य ने बाजरा मिशन शुरू किया? ठीक है, बाजरा मिशन किस राज्य ने शुरू किया? राजस्थान, ओडिशा, असम, हरियाणा। दोस्तों इसका सही विकल्प है विकल्प सी, असम। ठीक है, हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा 16 नवंबर 2022 को कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय को दुगनी
करने के उद्देश्य से असम बाजरा मिशन शुरू किया। ठीक है, किस उद्देश्य से? कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए उद्देश्य। ठीक है, ये असम बाजरा मिशन की शुरुआत की गई। ठीक है, मिशन का उद्देश्य किसानों को अपनी फसलों में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित करना भी है। ठीक, ये भी एक उद्देश्य में से है। बाजरा को क्या कहते हैं? बाजरा को सुपर फूड भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें तांबा, मैग्नीशियम, फास्फोरस, मैग्नीज जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ठीक, बाजरा काफ़ी पौष्टिक अन्न है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट कमीशन में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? नीरज चोपड़ा, शरद कमल, दलीप सिंह, द्युति चंद। इसका सही विकल्प है दोस्तों विकल्प बी, शरद कमल। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। 17 नवंबर 2022 को किसे मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? संध्या देवनाथन, अजीत मोहन, राजीव अग्रवाल, अभिजीत बोस। दोस्तों इसका सही विकल्प है विकल्प ए, संध्या देवनाथन को। ठीक है, संध्या देवनाथन को भारतीय मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक, 17 से 19 नवंबर 2022 को किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट आयोजित किया जा रहा है? ठीक, मिजोरम, असम, केरल, कर्नाटक। दोस्तों इसका सही विकल्प है विकल्प ए, मिजोरम। मिजोरम की राजधानी आइजॉल में। ठीक, आइए इसके बारे में जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2022 का आयोजन मिजोरम की राजधानी आइजॉल में की जा रही है। ठीक है, यह 10वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट है। ठीक, कौन सा है? 10वां है, 10वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट है। आयोजन इसका कौन कर रहा? केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय और राज्य के पर्यटन विभाग मिलकर कर रहे हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पूर्वोत्तर क्षेत्र की पर्यटन क्षमता के बारे में बताना और उसका विस्तार करना। ठीक, यह कार्यक्रम पर्यटन ट्रैक के लिए G20 की प्राथमिकताओं पर केंद्रित है। किस पर केंद्रित है? पर्यटन ट्रैक के लिए G20 की प्राथमिकताओं पर केंद्रित है। ठीक, जैसा कि हमें पता है कि 2023 में भारत G20 की अध्यक्षता करेगा, उसी के उद्देश्य में उसी को केंद्र में रखकर इस पर्यटन मार्ट की शुरुआत की गई है। ठीक, हाल ही में किस भारतीय मूल के नोबेल विजेता को ब्रिटेन के ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऋषि सुनक, एंटोनियो कोस्टा, प्रविंद जगन्नाथ, वेंकी रामकृष्णन। इसका सही विकल्प है दोस्तों विकल्प डी, वेंकी रामकृष्णन। ठीक, वेंकी रामकृष्णन यूके के ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार पाने वाले भारतीय मूल के हैं। इनको दिया किस लिए? यूके के ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से सशस्त्र बलों, इसको किन क्षेत्रों पे दिया जाता है? सशस्त्र बलों, विज्ञान, साहित्य, कला या संस्कृत के प्रचार के लिए विशिष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया जाता है। यूके का जो ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार है यह सशस्त्र बलों, विज्ञान, साहित्य, कला, संस्कृत के प्रचार के लिए विशिष्ट जो योगदान होता है जो करते हैं उनको सम्मानित किया जाता है। ठीक है, भारत में जन्मे नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर वेंकी रामकृष्णन ये नोबेल पुरस्कार विजेता भी रह चुके हैं। ठीक है, रामकृष्णन को ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय, अब याद रखिए कि किन्होंने दिया था? चार्ल्स तृतीय। चार्ल्स तृतीय अब ब्रिटेन के राजा हैं। इसके पहले इनकी माता जी विक्टोरिया जी थी, जो इनका हाल ही में निधन हो गया। अब ये राजा बने हैं। ठीक, द्वारा दिया गया था, एलिजाबेथ थी। ठीक, चार्ल्स तृतीय द्वारा दिया गया ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यह सम्मान रामकृष्ण की विज्ञान के प्रति विशिष्ट सेवा को मान्यता देता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में पहली बार कितनी महिलाओं को डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज के लिए चुना गया है? ठीक, 5, 6, 8, 9। इसका सही विकल्प है दोस्तों विकल्प बी, 6। ठीक, आइए इसके अन्य पहलुओं पर नज़र डालते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है जो 6 महिला अधिकारियों ने प्रतिष्ठित रक्षा सेवा स्टाफ कार्यक्रम यानी DSSC और रक्षा सेवा तकनीकी स्टाफ पाठ्यक्रम DSTSC परीक्षा उत्तीर्ण की हैं। यह पहली बार हुआ है जिसमें 6 महिलाओं ने पास किया है। ठीक, रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज क्या है?
रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज रक्षा मंत्रालय के अधीन एक रक्षा सेवा प्रशिक्षण संस्थान है। ठीक, यह तीनों भारतीय सेनाओं, अर्धसैनिक बलों, सिविल सेवाओं के चयनित अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाता है। ठीक, यहाँ किनको किनको प्रशिक्षित किया जाता है? तीनों भारतीय सेनाओं, अर्धसैनिक बलों और सिविल सेवाओं के चयनित अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाता है। कहाँ? DSSC में। ठीक, नेक्स्ट, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना है? वैक्स, वैक्सीन, होमर, चिल्ड्रन। दोस्तों इसका सही विकल्प है विकल्प सी, होमर। ठीक दोस्तों, आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न रहा। अगर आपको मेरा यह वीडियो या पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। हाँ, अगर आपके आज के वीडियो का PDF चाहिए तो PDF में दिए गए लिंक, टेलीग्राम के लिंक पर जाकर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।